इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। इसमें बेसिकली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कितने टाइप के होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है, वर्किंग कैसा है और उनके रिएक्शंस कैसे हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ उनमें जो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, किस चीज से बने होते हैं, इन पर स्टडी किया गया है। सो स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन, यहाँ पर बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट केमिस्ट्री जिसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट और सॉल्यूशंस के बीच का कनेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से सॉल्यूशंस या लिक्विड्स में से करंट पास होता है। उसका रीजन होते हैं आयंस प्रेजेंट इन दोज लिक्विड्स जो कि मूव होते हैं। तो किसी लिक्विड या सॉल्यूशन के करंट कैरी करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसमें आयंस प्रेजेंट हो जो चार्ज होते हैं प्लस और माइनस, और जो मूवेबल हो मतलब कि इजीली मूव कर सके, ये कंडीशंस। इसके बाद अब टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ दिया है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल्स। तो रिवर्सिबल सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें रिएक्शंस रिवर्स करी जा सकती हैं, इसलिए इनको कहा गया है रिवर्सिबल सेल्स। रिएक्शन रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्लाइटली हायर ईएमएफ बाहर से अप्लाई करना होता है। इसका एग्जांपल जैसे कि ऑटोमोबाइल बैटरीज है, जो गाड़ियों में बैटरी लगी होती है, जब वो डिस्चार्ज हो जाती है पूरी तरह से और स्टार्ट नहीं हो रही होती है, तो फिर क्या करते हैं, हम उसे गैरेज में ले जाते हैं जहां पर वो लोग एक्सटर्नली कनेक्टर्स लगाकर बाहर से थोड़ा सा हाई ईएमएफ प्रोवाइड करते हैं बैटरीज को, जिसके वजह से उसके सारे रिएक्शंस रिवर्स हो जाते हैं और जो केमिकल्स बैटरी के अंदर के केमिकल्स पूरे यूज होके खत्म हो चुके थे वो फिर से पहले की तरह फ्रेशन अप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हायर ईएमएफ अप्लाइड एक्सटर्नली। तो इस तरह से रिवर्सिबल सेल्स में रिएक्शन रिवर्स किए जा सकते हैं अगर उस सेल के ईएमएफ से थोड़ा सा ज्यादा ईएमएफ का करंट उसमें प्रोवाइड किया जाए। नीचे दिया गया है कि रिवर्सिबल सेल्स कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट है, इफ अपोजिंग ईएमएफ इक्वल टू दैट ऑफ सेल ईएमएफ applied, no current should flow through the circuit and hence no reaction should occur on either of the electrode. तो अगर हम बाहर से जो कनेक्टर्स लगा रहे हैं वो इक्वल ईएमएफ के ही लगा देंगे तो कोई करंट नहीं पास होगा। अगर हम अपोजिंग ईएमएफ थोड़ा सा कम लगाएंगे तो स्मॉल करंट शुड फ्लो फ्रॉम द सेल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन शुड टेक प्लेस। थर्ड केस में अगर हम एक्सटर्नली अपोजिंग ईएमएफ थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे, हमारे लिए गए सेल के ईएमएफ से थोड़ा सा ज्यादा, इस केस में स्मॉल करंट शुड फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन शुड बी रिवर्स्ड। तो रिवर्सिबल सेल्स वही सेल्स हैं जिनमें हम रिएक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं। किस रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है रिडॉक्स रिएक्शन की, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। किसी भी बैटरी में दो मेटल होंगे और दो मेटल में से एक रिड्यूस हो रहा होगा, एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। मतलब जब ये रेडॉक्स एक साथ होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है इन दो मेटल्स के बीच में, तब वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, आयंस का फ्लो होता है, जिसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन जो है दो मेटल्स का, ये हमें करंट प्रोवाइड करता है। मतलब ये एक बैटरी की तरह एक्ट करता है। जब ये बार बार पूरा रिडॉक्स रिएक्शन होता जाएगा तो ये दो मेटल्स खत्म होने लगते हैं। खत्म होने लगते हैं इन द सेंस कि बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। एक टाइम ऐसा आता है कि बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई है, अब वो काम नहीं कर रही है, तब हमें उसे रिचार्ज करना पड़ता है बाय गिविंग एक्सटर्नल ईएमएफ व्हिच इज स्लाइटली हायर देन द ईएमएफ ऑफ आवर सेल। तो ये था रिवर्सिबल सेल्स। इरिवर्सिबल सेल्स इसका अपोजिट होगा। इरिवर्सिबल सेल्स में क्या होगा, वो ऐसे सेल्स होंगे जिनमें रिएक्शन रिवर्स नहीं किए जा सकते। मतलब कि एग्जांपल है जो वॉच में, हाथ में पहने जाने वाली वॉच में जो होता है बटन सेल, या टीवी के रिमोट में जो होता है वो भी बड़े साइज का बटन सेल, या फिर पेंसिल सेल्स होता है जो वॉल क्लॉक में होते हैं वो सेल्स। ये सभी ऐसे सेल्स हैं जो जिन्हें हम एक बार यूज करते हैं और फेंक देते हैं। कारण यही है कि ये इरिवर्सिबल सेल्स हैं, मतलब इनमें रिएक्शंस रिवर्स नहीं किए जा सकते। इन्हें हम प्लग इन करके बाहर से करंट देकर रिचार्ज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी रीयूज्ड और रिचार्ज्ड, इसलिए उन्हें कहा गया है इरिवर्सिबल सेल्स। तो दोनों के टाइप्स के मतलब और एग्जाम्पल आपको ध्यान रहने चाहिए। नेक्स्ट पेज में एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक वेल नोन रिवर्सिबल सेल है जो है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल एक रिवर्सिबल सेल है, कहने का मतलब
डैनियल सेल के रिएक्शंस रिवर्स हो सकते हैं बाहर से बड़ा करंट देने के बाद। डैनियल सेल में क्या होता है, डैनियल सेल में दो कंटेनर्स होंगे, दो में से एक कंटेनर में होता है जिंक सॉल्यूशन जिसमें जिंक रॉड डिप है, दूसरे में कॉपर सॉल्यूशन जिसमें कॉपर रॉड डिप है। ये दोनों सॉल्यूशंस के बीकर्स को जब सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया जाता है, सर्किट कंप्लीट किया जाता है, तब यहाँ पर रिएक्शन होगी। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, एक मेटल ऑक्सीडाइज होता है, एक मेटल रिड्यूस होता है, तो यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर 2+ से Cu सॉलिड में कन्वर्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है। तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। इरिवर्सिबल सेल्स में रिएक्शन रिवर्स नहीं होते किसी भी कंडीशन में। यहाँ पर भी इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, तो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना है कौन सा एग्जाम्पल किस चीज के अंडर में था। नेक्स्ट है गैल्वेनिक सेल्स। हेडिंग गैल्वेनिक सेल्स, अगेन वही है, बैटरीज को ही गैल्वेनिक सेल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहा जाता है। तो डिवाइस यूज टू कन्वर्ट केमिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल्स में क्या होता है, जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे डैनियल सेल में भी आपने जिंक और कॉपर लिया, ये सिर्फ दो केमिकल है, लेकिन इन्होंने आपस में क्या किया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया, इलेक्ट्रॉन मूव हुआ दोनों के बीच में, जिसकी वजह से करंट जनरेट हुआ, मतलब केमिकल रिएक्शन का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बताया गया कि गैल्वेनिक सेल्स में कैसे असेंबली होती है, सारा सामान कैसे सेटअप बनाया जाता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, दोनों भी इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में डिप किए हुए होंगे। सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। फॉर एग्जांपल ऊपर हमने देखा जिंक सॉल्यूशन था, कॉपर सॉल्यूशन था। जिंक सॉल्यूशन में जिंक का रॉड या इलेक्ट्रोड डिप था, और कॉपर सॉल्यूशन में कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप करके था। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड, 2 सॉल्यूशंस और 2 डिफरेंट बीकर्स रहेंगे फॉर गैल्वेनिक सेल्स। अब 2 में से एक में ऑक्सीडेशन होगा, एक में रिडक्शन होगा। जो ऑक्सीडाइज होता है उसे एनोड कहेंगे, और उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखिए यहाँ पे जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जो रिडक्शन जहां होता है जिसका, उसे कैथोड कहते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो जिंक ने रिलीज किए थे। मतलब कि एक मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और वही छूटे हुए इलेक्ट्रॉन जाकर दूसरे मेटल में ऐड हो जाते हैं और उस मेटल को रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिंक और कॉपर में से एक का ऑक्सीडेशन हुआ और एक का रिडक्शन हुआ, यानी रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। रेडॉक्स रिएक्शन का टोटल नेट रिएक्शन इस तरह से लिख के दिखाया गया है। यहाँ पर दिख रहा है कि जिंक पहले Zn था और प्रोडक्ट साइड में Zn2+ हो गया, मतलब 2 की कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और वही 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, जो कॉपर पहले Cu2+ था उसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और उसे Cu सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका है। ये सारा पार्ट डैनियल सेल का ही है, उसी के रिएक्शंस एक्सप्लेन किए गए हैं। अब यहाँ पर कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि आपको ऐसी रिएक्शन दी रहेगी और पहचानना होगा कि सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो ये रूल्स पढ़ के कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इन्हें अप्लाई करके आपको पहचानना आना चाहिए कि सही रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल कैसा है। तो हम डायरेक्टली एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर साइड के पेज में दिखाया हुआ है, यहाँ तो ये है डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इसमें देखिए सबसे लेफ्ट में होता है पहले मेटल का सिंबल, उसके बाद पहले मेटल के सॉल्यूशन का सिंबल, मेटल और मेटल के सॉल्यूशन के बीच में होता है सिंगल बार, जिसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जिंक का रॉड जिंक के सॉल्यूशन में ही डिप किया हुआ है, यानी ये दोनों कांटेक्ट में है, टच में है एक दूसरे के। उसी तरह से कॉपर का रॉड कॉपर सॉल्यूशन में डिप किया हुआ था, तो इन दोनों के बीच में भी स्ट्रेट बार आएगा। और जिंक रॉड एंड सॉल्यूशन प्लस कॉपर रॉड एंड सॉल्यूशन, ये दो जो डिफरेंट बीकर्स है, इन दोनों को कनेक्ट करता है सॉल्ट ब्रिज, इसलिए बीच में आती है डबल लाइंस। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में प्रॉपर प्रिंट नहीं हुआ है, जैसे ये सिंगल लाइन है इसी तरह की यहाँ पे 2 लाइंस होंगी सेंटर में। तो यही पैटर्न होता है, ये ध्यान रखना है। हमेशा एंड पे जो रहेंगे वो आपको सॉलिड मेटल
मिलेंगे इन मोस्ट केसेस। कुछ केस में इस तरह से गैस हो सकता है, प्लैटिनम और गैस। अदरवाइज एंड पे हमेशा सॉलिड मेटल होता है। बीच वाले हमेशा सॉल्यूशन होते हैं। पहचानेंगे कैसे? इस तरह से ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है, AQ है ना एक्वस सॉल्यूशन, या फिर कॉन्सेंट्रेशन लिखा होगा ब्रैकेट में 1 मोलर 2 मोलर, तो समझ जाना है कि वो सॉल्यूशन है। तो एंड पे सॉलिड मेटल, बीच में एक्वस सॉल्यूशंस, और सेंटर में दो वर्टिकल लाइंस जो बताती हैं कि ये दो बीकर्स कनेक्ट किए गए हैं सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है EMF ऑफ द सेल एंड इट्स मेजरमेंट। EMF क्या होता है? EMF जो हम सेल, किसी भी सेल की स्टडी करते हैं तो हम वोल्ट्स निकालते हैं कि इतने वोल्ट का है वो, 2 वोल्ट्स का, 4 वोल्ट्स का, दैट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दैट सेल। तो किसी अननोन सेल का EMF हम कैसे मेजर करेंगे? मेजरमेंट ऑफ EMF में ये पोटेंशियोमेट्रिक मेथड बताया गया था। इसको वैसे तो एक्सप्लेन किया है क्लासेस में, बट हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं डायग्राम से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेजरमेंट ऑफ EMF में यहाँ पे पोटेंशियोमीटर मेथड है। पोटेंशियोमीटर मेथड में क्या होता है, EMF जो है एक्यूरेटली मेजर किया जाता है। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरह का होगा। यहाँ पे A से E तक की जो ये लाइन दिख रही है, ये 1 मीटर की लेंथ वाली एक वायर होती है। उस वायर के साथ यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, एक्सटर्नल बैटरी। नीचे X और S जो दिख रहे हैं, ये दोनों भी सेल हैं, एक नोन सेल है और एक अननोन सेल है। तो S यानी स्टैंडर्ड सेल हो गया और X यानी अननोन सेल है जिसका EMF हम निकालना चाहते हैं इस पोटेंशियोमेट्रिक मेथड को यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज लगी है G यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शंस दिखाता है, ये कांटा घूमता है और बताता है कि करंट कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, जीरो है, व्हाटएवर डिफ्लेक्शंस ये दिखाएगा। इससे कनेक्टेड ये जो दिख रहे हैं दो एरोज, ये एक्चुअली एक ही एरो है। उसकी पोजीशन यहाँ से सर्क की जब इधर होगी तो उन्होंने दूसरे एरो से दिखाया, इसलिए सिंबल दोनों का D ही दिया है। ये D है पहला पोजीशन, और जब वो इधर आता है तो D डैश कहा गया है उसको। इसे कहते हैं जॉकी। जॉकी होता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट या मूवेबल पॉइंट। एक पेन की तरह होगा ये। जो यूट्यूब वीडियो हमने पढ़ाया था इससे पहले इस पार्ट का, उसमें आपको फोटो दिखाई गई है। एक पर्सन है जो वो जॉकी का पेन जो है वो पकड़ के है और पोटेंशियोमीटर के वायर पे उसे मूव कर रहे हैं। तो वो पेन को A से लेके E तक पूरा ऐसे टच करके वायर पे मूव करना पड़ता है, तब तक जब तक हमें ऐसा पॉइंट ना मिल जाए जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा है। उसे कहेंगे नल पॉइंट। नल पॉइंट इज 0 डिफ्लेक्शन पॉइंट इन गैल्वेनोमीटर। तो सिंपली क्या करना है, X और S में से किसी एक सेल को पहले हम यहाँ जोड़ेंगे। ये दोनों पॉइंट्स कीज जोड़ दी तो इस सर्किट में आ जाता है X सर्किट में आते ही अब हम ये जॉकी मूव करेंगे AE वायर पे। तो सपोज D पे हमें नल पॉइंट मिला, 0 डिफ्लेक्शन मिला, तो हम लेंथ AD मेजर कर लेंगे। दूसरी बार हम क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्ट को खोल देंगे और अब S और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे। अब सर्किट में स्टैंडर्ड सेल आ गया। फिर से इस मूवेबल जॉकी को A से E तक मूव करेंगे तब तक जब तक नल पॉइंट नहीं मिलता है। D डैश पे नल पॉइंट मिल जाएगा तो हम लेंथ AD डैश को मेजर कर लेंगे। और फाइनली क्योंकि हम जानते हैं कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यहाँ पर रेशो लेकर इस तरह से हम आंसर निकाल लेंगे कि स्टैंडर्ड का EMF तो नोन होता ही है, लेंथ हमने दोनों मेजर करी थी AD और AD डैश, इससे मिल जाएगा EX विच इज EMF ऑफ अननोन सेल। इस तरह से उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन EMF ऑफ सेल एंड एंथैल्पी। तो EMF ऑफ सेल तो E होता है जो अभी हमने ये निकाला था ऊपर, वही। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी होता है हीट कंटेंट, कि सेल में कितनी हीट जनरेट हुई है रिएक्शन से या कितनी हीट कंटेंट है सेल में, वो होता है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी और E का रिलेशन देखना है हमें। एंथैल्पी का सिंबल होता है कैपिटल H और EMF ऑफ सेल का सिंबल होता है कैपिटल E, यानी हमें E और H का रिलेशन निकालना है। क्योंकि MCQ पैटर्न के क्वेश्चंस है तो डेरिवेशन के स्टेप्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ मेन एक्सप्रेशन और उसके टर्म्स क्या क्या इन्वॉल्व है वो समझना चाहिए। तो यहाँ पर
मेन एक्सप्रेशंस आएंगे, पहला तो ये माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, जो क्या है माइनस एन एफ ई मीन्स एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है, एफ है फैराडे जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्स, ई यहाँ पे है ईएमएफ ऑफ सेल, और जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एन एफ ई। ठीक है, अब ये यूज करके हम निकालने वाले हैं एंथैल्पी और ई का रिलेशन। तो फाइनल जो इक्वेशन है वो ये है, ये आपको याद रखना है। टेक्स्ट बुक होगी आपके पास तो इन्हें मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, या लिख कर रखो। इस वीडियो को देखते देखते ही इक्वेशंस लिख कर रखो, इसके टर्म्स पे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो E है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई एन एफ प्लस टी डेल ई बाई डेल टी। इसमें E ईएमएफ ऑफ सेल है, H एंथैल्पी है, F फैराडेज कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन टेम्परेचर। E जो है ईएमएफ ऑफ सेल है, और T जो है टेम्परेचर है, केल्विन टेम्परेचर। अब यहाँ पर पूछा गया है टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होगा, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसी को बोलते हैं डेल ई बाय डेल टी, जो हमारे अभी वाले इक्वेशन में राइट साइड में था, डेल ई बाय डेल टी, इसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इसके हिसाब से ईएमएफ का क्या प्रॉपर्टी पता चलता है, वो यहाँ पूछा गया है, बताया गया है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर बहुत छोटा होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो इक्वल टू एंथैल्पी ही होगी। ऑब्वियसली यहाँ पर देखो इक्वेशन में अगर ये डेल ई बाय डेल टी 0 हो गया, तो 0 इंटू टी, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, बट माइनस एन एफ ई तो डेल्टा जी था, यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा जी आ जाएगा। वही चीज यहाँ लिखी है कि अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0 हो गया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कि डेल्टा जी हो जाएगा इक्वल टू एंथैल्पी, यानी कि डेल्टा एच। उसी तरह से अगर डेल ई बाय डेल टी बहुत बड़ी वैल्यू रही, पॉजिटिव वैल्यू रही, तो डेल्टा जी या फिर एन एफ ई जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो ग्रेटर देन एंथैल्पी चेंज आएगा। ये जो सेंटेंस लिखे गए हैं ये बेस्ड ऑन इस इक्वेशन पे ही है। आपको सिर्फ ये डेल ई बाय डेल टी की जगह एक बार 0 लगाना है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू सोचनी है और एक बार नेगेटिव वैल्यू सोचनी है। उससे पता चलता है कि एच और एन एफ ई, ये एन एफ अगर इस साइड चला जाता तो ये बन जाता इस तरह से एन एफ ई। तो एच और एन एफ ई में क्या रिलेशन है वो जज कर रहे हैं हम बाय पुटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेल ई बाय डेल टी। तो यहाँ पे ये लास्ट का इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये तीन सिचुएशंस इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल, पॉजिटिव और नेगेटिव जब होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एंथैल्पी में क्या रिलेशन आता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी का रिलेशन। डेल्टा जी यहाँ पर है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच है एंथैल्पी, और टी है केल्विन टेम्परेचर, डेल्टा एस है एंट्रोपी। एंट्रोपी होती है वो एनर्जी जो वेस्ट में जा रही है, काम में नहीं आ रही है। डेल्टा एच होता है हीट कंटेंट जिसे कहते हैं एंथैल्पी। डेल्टा जी होता है वो एनर्जी जो यूज हो रही है वर्क करने के लिए। इसीलिए टोटल हीट से जब माइनस किया वेस्टेज वाला एनर्जी, तो क्या मिला, एक्चुअली यूज्ड एनर्जी विच इज गिव्स फ्री एनर्जी। तो अभी ये समझ लेना है कि जो एनर्जी वर्क करने में यूज हुई वो कैसे मिलती है, टोटल हीट से वेस्टेज वाली एनर्जी मतलब कि एंट्रोपी माइनस करने पर जो बचेगी वो होगी काम वाली एनर्जी, यानी कि एनर्जी फॉर वर्क। या इस केस में क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसी को कहा गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेल्टा एस इक्वल टू एन एफ इंटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये भी एक इक्वेशन ध्यान रखना है। मेन लास्ट एंडिंग के जो इक्वेशन है वो, और उनके साथ अगर इस तरह के सिचुएशंस या कंडीशंस दिए हैं कि अगर ये छोटा है तो ये क्या होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये कैसा चेंज होगा, तो ये कंडीशंस पढ़ते जाना है, पूरा डेरिवेशन लर्न नहीं करना है। इक्वेशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले तो आपको टर्म्स समझने चाहिए, वरना फॉर्मूला पता है और यहाँ क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दिख रही लेकिन यही नहीं समझ आता है कि ये जो वैल्यू है
ये किस चीज की है, टी की है, ई की है, एस की है या एफ की है। उसी तरह से टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में है बट फॉर्मूले में केल्विन में है, तो आपको सेल्सियस को केल्विन में इस तरह से कन्वर्ट भी करना होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशंस न्यूमेरिकल के लिए काम आएंगे। आगे चलते हैं, आगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया। तो अब अगेन इससे पहले हमने देखा था एंथैल्पी और ईएमएफ का रिलेशन। ठीक है, एच और ई का रिलेशन देख लिया, उसमें एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट आया था, उसके एक्सप्रेशन देख लिए, फिर एंट्रोपी भी आया था, वेस्टेज वाली एनर्जी, उसका एक्सप्रेशन देख लिया डेल्टा एस का। अब आता है कि ई और के में क्या रिलेशन है। अब ये के क्या है नया, तो यहाँ पर जैसे दिखाया है इन्होंने डायरेक्टली इक्वेशन लिख लिया। पहले लॉजिक समझ लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो किसी भी ऐसी रिएक्शन को लागू होता है जो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि when reactions are going continuously, जब डायनामिक रिएक्शन होती है, मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है और दोनों सेम स्पीड में हो रही है, तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। ऐसी रिएक्शंस जो इक्विलिब्रियम में है उनका जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशो होता है, जैसे कि यहाँ दिया है L इंटू एम डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। तो सपोज एक रिएक्शन हो रही थी जिसमें रिएक्टेंट थे ए और बी और प्रोडक्ट थे एल और एम, तो उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम था, मतलब कि ए बी से एल एम बन रहा था और एल एम से वापस ए बी बनते जा रहा था। इस तरह से गोल गोल रिएक्शन हो रही थी। फॉरवर्ड रिएक्शन में ए बी से एल एम और बैकवर्ड रिएक्शन में एल एम से ए बी एल एम ए बी, इस तरह से डायनामिक रिएक्शन चलती जा रही थी इक्विलिब्रियम में। उस रिएक्शन के लिए जब हम रेशियो निकालते हैं प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यानी कि एल एम डिवाइडेड बाय ए बी, तो इतने पार्ट को कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये यहाँ पर दिख रहा है के। तो अब ये समझ गया आपको कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। अब देखते हैं एक्सप्रेशन इन्होंने क्या दिया। इन्होंने रिलेशन दिया है वैंट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंग, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 RT लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो अगेन क्योंकि डेरिवेशन लिखने नहीं है हमें, तो ये अपने कोई काम का नहीं है। बस ये समझ लो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो। और जो काम का इक्वेशन है आपके वो ये है, डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग के। यहाँ पे डेल्टा जी जीरो क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, 2.303 लॉग टू द बेस 10 करने के लिए लाई गई क्वांटिटी है। आर यहाँ पे है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। टी यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर है, ध्यान रखना है न्यूमेरिकल अगर आता है तो सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद है लॉग के। लॉग के में के क्या है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, किस रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम पे हो रही रिएक्शन का। तो K होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो सिंपली रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है किसी भी ऐसे रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम में है। सो दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। गोइंग टू नेक्स्ट पेज, यहाँ पर यहाँ कुछ काम का नहीं है, उन्होंने कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया। अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, माइग्रेशन ऑफ आयंस। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि जब भी सॉल्यूशन से या लिक्विड से करंट पास होता है तो आयंस मूव होते हैं, यानी कि माइग्रेशन ऑफ आयंस होना जरूरी है अगर करंट पास हो रहा है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्यूशंस। So when electricity is passed through the solution of an electrolyte, the ions present in solution are released at the electrodes, that is electrolysis occurs. We find that the ions in solution move and carry electricity with them. तो ये मूव तो होते हैं और सॉल्यूशंस में करंट आने का मेन कारण यही होते हैं, इसलिए कहा गया है दे मूव एंड कैरी इलेक्ट्रिसिटी विद देम। वो घूमेंगे तभी करंट कैरी होगा। इसी मूवमेंट को, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स।
पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा और नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। इस तरह से दोनों भी आयन्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर भागते हैं, रश करते हैं, और इसे कहते हैं माइग्रेशन ऑफ आयन्स। सिर्फ डेफिनेशन ध्यान रखनी है। यहाँ से आपका थोड़ा थ्योरेटिकल वाला मेजर पार्ट शुरू होता है। अगेन जो मेजर पार्ट शुरू होता है वहां पर मेथड्स डिस्कस किए गए कि आप माइग्रेशन ऑफ आयंस किस तरह से मेजर करेंगे, क्योंकि सिर्फ आयंस मूव हो रहे, करंट कैरी हो रहा है, ऐसा कह देने से नहीं होता है। यू नीड टू नो द मैग्नीट्यूड ऑल्सो। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ आयंस एंड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड द इलेक्ट्रोड, ये पहले बताया गया है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें कहा गया है कि जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो आप एक से ज्यादा सॉल्यूशंस के कंटेनर्स में, तो क्या होगा, हर एक कंटेनर का जो भी मेटल है वो अपने अपने इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो बेसिकली टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा मैटर आगे पीछे किया गया है, जैसे यहाँ इन्होंने लिख दिया डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इससे पहले पढ़ा दिया होना चाहिए था, इससे पहले वो टॉपिक होना चाहिए था, जो नहीं है बुक में। So this creates a bit of confusion, but 12th में भी होता है ये, तो you need to know some basic about Faraday's laws of electrolysis। यहाँ पर शॉर्ट में एक बता देती हूँ कि फैराडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दो लॉज दिए थे। दोनों भी लॉज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में थे। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि जैसे ही किसी सोल्यूशन में वायर्स इलेक्ट्रोड्स डिप किए और करंट ऑन किया, बाहर से करंट दिया, तो वो सोल्यूशन के आयंस स्प्लिट हो जाते हैं। यानी कि NaCl अगर है तो करंट पास करते ही NaCl का Na+ और Cl- अलग अलग होगा, और ये दोनों भागेंगे कहाँ पर, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स के पास। Na+ जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास और Cl- जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। इस तरह से दोनों रश करेंगे अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स के पास। रश करने की वजह से क्या होता है, इनका मूवमेंट होता है, एंड दिस मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड एज माइग्रेशन ऑफ आयन। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या सारे आयंस सेम स्पीड से मूव करते हैं, और जब ये मूव करते हैं और अपनी जगह से कहीं और पहुंचते हैं तो चेंज इन कंसंट्रेशन कैसा होता है इलेक्ट्रोड्स के आसपास। क्योंकि हमने कहा है कि ये मूव करेंगे तो ये जाएंगे कहाँ, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स के आसपास। तो ऑब्वियसली इनका जो क्राउडिंग है, इनकी जो भीड़ है आयंस की, वो कहाँ बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोड के आसपास। मीन्स obviously the concentration of ions will increase around the electrodes or near the electrodes। इसी बात को यहाँ पर समझाया हुआ है। तो डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज कि सभी आयन सेम स्पीड से नहीं रश करेंगे, नहीं मूव करेंगे, इसीलिए भी कॉन्सेंट्रेशन में फर्क आता है। जरूरी नहीं है कि जितने Na+ यहाँ से भागे उतने Cl- दूसरी ओर चले गए होंगे। देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज दोनों का साइज अलग होता है आयन का। एक छोटू है और एक मोटू है, तो छोटू जल्दी जाएगा, मोटू धीरे धीरे जाएगा। इस तरह से साइज से और चार्ज से फर्क पड़ता है। तो यहाँ दिखाया गया है कि A+ ये एनोड है, एनोडिक कंपार्टमेंट, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट, और यहाँ पे C-, ये A+ और ये C-। अब ये प्लस की जो बाय लेयर बनी हुई है, इस बाय लेयर में चार्ज लेयर दिख रही है, सारे प्लस है और ये सारे माइनसेस हैं। जो 2211 नंबर से दिखाया गया है, इसमें ये बता रहे हैं कि आयंस कैसे मूव कर रहे हैं। अभी ये देखिए, ये कैथोड है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव वाले आते हैं, और जो यहाँ नेगेटिव है ये धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास मूव करके। वैसे ही सेकेंड में भी नेगेटिव यहाँ पर आ रहे हैं और पॉजिटिव उधर जा रहे हैं। पहले कंपार्टमेंट में बीच बीच में थे, दूसरे कंपार्टमेंट में क्या हुआ, दो नेगेटिव एनोड के पास पहुंच गए और यहाँ दो पॉजिटिव कैथोड के पास पहुंच गए। थर्ड कंपार्टमेंट क्या हुआ, 4 नेगेटिव पहुंच चुके एनोड के पास और यहाँ 4 पॉजिटिव कैथोड के पास। फिर लास्ट में इधर 3 और इधर 3। तो ये सिंपली दिखाया गया है कि कैसे मोशन होता है अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के पास। अब जैसे मैंने बताया कि एमसीक्यूज के लिए हर बार जहां जहां पर केसेस दिए हैं या कंडीशंस दी हैं
सिचुएशंस दिए कि कब ऐसा होता है तो इस तरह से चेंजेस होंगे, वो इम्पोर्टेंट है पढ़ना। ऊपर का वो मसाला आपने नहीं भी पढ़ा तो भी चल जाएगा, डजेंट मैटर, बट केसेस आर इम्पोर्टेंट। तो कमिंग टू फर्स्ट केस, इन केस वन यहाँ पे कहा गया है व्हेन नो करंट इज पास्ड neither there is any change in concentration nor any discharge of ions in any of the compartment। ऑब्वियसली जब करंट पास ही नहीं किया है तो कोई आयंस स्प्लिट नहीं होंगे और वो किसी भी इलेक्ट्रोड के पास रश नहीं करेंगे, क्योंकि आयंस को भागने के लिए चार्ज फील होना जरूरी है, और ये चार्ज तभी आता है एनोड कैथोड का जब वो बैटरी से कनेक्टेड होंगे और करंट ऑन होगा। तो करंट पास नहीं किया तो देर इज नो चेंज। तो केस वन कोई काम का नहीं, नो करंट नो चेंज। केस टू में व्हेन ओनली अनायंस और नेगेटिव चार्ज मूव, सिर्फ नेगेटिव चार्ज अगर मूव होगा केस टू के हिसाब से, तो despite the fact that cations have not moved, yet we find that number of ion discharge is the same at both electrode, but it is noticed that concentration in anodic chamber undergoes no change while that in cathodic chamber has dropped by 2। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब सिर्फ नेगेटिव आयंस मूव होंगे तो क्या होता है कि नेगेटिव वाले पॉजिटिव के साइड जाएंगे और यहाँ से 2 की कमी हो जाएगी, और पॉजिटिव वाले नेगेटिव की साइड जाएंगे और वहां से भी 2 की कमी दिख रही है। उसी तरह से जैसा यहाँ अनायन का बताया था, लास्ट पॉइंट में कैटायंस का बताया गया कि जब पॉजिटिव वाले मूव होंगे तो नेगेटिव वाले भी मूव ही होंगे। इसका रीजन क्या होता है, चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रोड्स का। लास्ट केस में बताया गया है व्हेन कैटायंस मूव एट डबल द स्पीड ऑफ अनायन और नेगेटिव चार्ज। तो लास्ट में बताया है फोर्थ केस में, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 जा रहे हैं और ये 1 ही जा रहा है, डबल स्पीड आ रही है यहाँ पे। जितनी देर में एक पॉजिटिव जा पाता है उतनी देर में 2 नेगेटिव जा रहे हैं, इस तरह से दोनों में स्पीड में डबल का फर्क है। तो वो लास्ट केस में बताया कि क्या होगा अगर कैटायंस डबल स्पीड से मूव करेंगे और एनायंस स्लो जाएंगे, या फिर 2 कैटायन पहुंच जाते हैं उधर तब इधर एक नेगेटिव अनायन पहुंचता है। एज द स्पीड ऑफ अनायन इज हाफ, क्योंकि वो एक ही पहुंच रहा है, तो स्पीड ऑफ cations only one anion enter the anodic compartment. This position is shown in 4. We also notice that fall in concentration in anodic and cathodic compartment is 2 and 1 molecule respectively. तो यहाँ पे एनोडिक कंपार्टमेंट से 2 पॉजिटिव उधर चले गए, लेकिन कैथोडिक कंपार्टमेंट से 1 ही नेगेटिव उधर गया, तो यहाँ 1 की कमी आई, इधर 2 की कमी आ जाएगी। ये केस 4 हो गया। इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि फॉल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब ये इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन, डायग्राम कोई नहीं पूछेगा, केसेस ध्यान रखना है और फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि कॉन्सेंट्रेशन में कमी आई है, ओवरऑल फॉल हुआ है अराउंड एनी इलेक्ट्रोड, और ये फॉल प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली किससे, स्पीड ऑफ आयन से। जितना तेज आयन मूव करेंगे उतना ही आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में, यानी कि इस जगह में सॉल्यूशन में कम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, और इलेक्ट्रोड्स पे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारे यहाँ से हट जा रहे हैं और इलेक्ट्रोड पे जा जाके चिपक जा रहे हैं। इधर पॉजिटिव वाले जा रहे हैं और यहाँ पे सारे नेगेटिव वाले चिपक जा रहे हैं। तो कुछ देर बाद सेंट्रल कंपार्टमेंट में या सॉल्यूशन में कुछ भी आयंस नहीं बचेंगे, सारे आयंस कैथोडिक कंपार्टमेंट में और एनोडिक कंपार्टमेंट में चिपक जाएंगे जाकर। इस तरह से सॉल्यूशन में जो कमी आई है आयंस की, जिसे हम कह रहे हैं फॉल इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड इन द इलेक्ट्रोलाइट, वो प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ आयंस के। अब इलेक्ट्रोड के एंगल से देखते हैं, तो फॉल इन कॉन्सेंट्रेशन अराउंड कैथोड इज proportional to speed of anions and fall in concentration around anode proportional to speed of cations। कैथोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन कितने आयंस कम हो गए हैं, मींस फॉल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस अराउंड कैथोड, ये प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ अनायंस यानी कि नेगेटिव आयंस की, क्योंकि कैथोड के पास से कौन दूर भाग रहा है, नेगेटिव आयन भाग रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं इधर पॉजिटिव के पास, तो धीरे धीरे कैथोड के पास के सारे नेगेटिव इस तरह से लेफ्ट में एनोड के पास चले जाएंगे और कैथोड खाली होता जाएगा।
इसलिए कहा गया है कि फॉल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस अराउंड कैथोड इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ अनायंस और नेगेटिव आयंस, क्योंकि कैथोड भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस साथ में नहीं रह सकते, इसलिए वही भागते हैं प्लस की तरफ। उसी तरह से फॉल इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस अराउंड एनोड इज इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ कैटायंस, क्योंकि ये पॉजिटिव है और कैटायंस भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस साथ में नहीं रह पाएंगे, और इसको प्लस आयंस को कैथोड के पास भी तो जाना है, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। इसीलिए fall in the concentration of anode compartment is directly proportional to speed of cations। प्लस वालों की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी वो भागेंगे, दूर जाएंगे और यहाँ के कॉन्सेंट्रेशन को फॉल करेंगे या कम करेंगे। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से रेशियो बना लिया गया है। फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड बाय फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कैटायंस बाय स्पीड ऑफ अनायंस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेकेंड बताया कंक्लूजन, वॉट एवर मे बी द रिलेटिव स्पीड ऑफ आयंस, डिस्चार्ज ऑफ आयन एट द टू इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज इक्वल। तो स्पीड आप कितनी भी बताओ, लेकिन एट द एंड ऑफ ओवरऑल प्रोसेस, जब पूरा प्रोसेस खत्म होगा तो लास्ट में क्या होता है, जितने नेगेटिव आयन पे चिपके होंगे उतने ही पॉजिटिव आयन कैथोड पे चिपके हुए मिलते हैं। मींस वॉट एवर मे बी द स्पीड ऑफ आयंस, उनका डिस्चार्ज जो होता है यानी कि डिपॉजिट या चिपकना जो होता है इलेक्ट्रोड्स पे, वो इक्वल ही होगा। ये था सेकंड कंक्लूजन। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट नंबर। अब हमने ये देख लिया कि ठीक है, सॉल्यूशंस में करंट पास होता है, करंट पास होता है, आयंस होते हैं, आयंस मूव होते हैं तो करंट आता है, और आयंस का मूव होना जरूरी है। अब आयंस जितने मूव होंगे उनकी कुछ स्पीड रहेगी, उस हिसाब से वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं। जहां से वो हट जाते हैं उधर आ जाता है फॉल इन कॉन्सेंट्रेशन, या कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, और जहां वो रश करते हैं, जमा हो जाते हैं, वहां होता है उनका डिस्चार्ज, यानी इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो जाता है। कंक्लूजन में बताया गया है कि डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट टू इलेक्ट्रोड्स इज ऑलवेज इक्वल। स्पीड कितनी भी हो, डिस्चार्ज सेम ही होगा। अब नेक्स्ट हमने स्पीड देख ली, आयंस देख लिया, आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, ये भी देख लिया। बट अभी भी बचा है ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसफरेंस नंबर, या जिसे कहते हैं हिटॉर्फ नंबर। तो इन इलेक्ट्रोलिसिस द करंट इज कैरिड बाय anions and cations. The fraction of total current carried by cation anion is termed its transport number और Hittorf number। तो सपोज 100 आयंस मूव हो रहे हैं, तो पूरे 100 आयंस में से हर एक आयन ने कुछ तो भी छोटा सा करंट कैरी किया है। इन पूरे 100 आयंस का करंट मिला के 4 वोल्ट 5 वोल्ट हो रहा होगा, बट हर एक आयन का, इंडिविजुअल आयन का भी कुछ एक कंट्रीब्यूशन होता है। उस छोटे से कंट्रीब्यूशन को कहा गया है उस आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर। मींस द करंट कैरिड बाय आयंस एंड कैटायंस, small fraction of total current carried by cation anion is termed as its transport number और Hittorf number और transference number। तीनों भी टर्म ध्यान रखने हैं, डेफिनेशन ध्यान रखनी है। फॉर्मूला, क्योंकि दो टाइप के आयन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस हिसाब से दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर का फॉर्मूला यहाँ दिया है। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन जब निकालेंगे, यानी हम किसी एक इंडिविजुअल कैटायन का कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं टोटल करंट में, तो वो इस तरह से आएगा U प्लस बाय U प्लस प्लस U माइनस। यहाँ पे U प्लस और U माइनस जो है ये है स्पीड्स ऑफ माइग्रेशन ऑफ कैटायन U प्लस एंड स्पीड ऑफ माइग्रेशन ऑफ अनायन U माइनस। तो एवरेज जिस तरह से निकलता है उसी तरह से निकाला है। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन जब निकाला तो वो हो गया U माइनस डिवाइडेड बाई U प्लस प्लस U माइनस। अब डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, इससे पहले फॉर्मूले तो हमने देख लिए थे। ट्रांसपोर्ट नंबर का सिंबल है T प्लस T माइनस और स्पीड्स का सिंबल है U प्लस U माइनस। दोनों आयंस के ट्रांसपोर्ट नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो मिलता है +1, जिससे ये फॉर्मूला आएगा। ये ध्यान रखना है। सपोज क्वेश्चन में बोला कि इफ द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज 4, फाइंड आउट व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन। सिंपली आपको 1 से माइनस करना है तो आपको मिल जाएगा कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, T प्लस प्लस T माइनस इज इक्वल टू 1, दोनों का सम जो है ये 1 होता है, ये ध्यान रखना है। अब ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है वो देख लिया, ट्रांसपोर्ट नंबर का फॉर्मूला देख लिया। अब बचता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर निकालेंगे कैसे, एक्सपेरिमेंट करके कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो उसमें
3 मेथड्स दी गई है, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर बाय हिटॉर्फ मेथड, मूविंग बाउंड्री मेथड एंड ईएमएफ मेथड। आउट ऑफ दीज फर्स्ट 2 मेथड्स आर डिस्क्राइब बिलो। तो हम हिटॉर्फ मेथड और मूविंग बाउंड्री मेथड देखेंगे यहाँ पर। हिटॉर्फ मेथड में वही फॉर्मूला रेशियो का ही दिया है जो थोड़ी देर पहले हमने फॉल इन द कंसंट्रेशन वाला पढ़ा था, कि स्पीड ऑफ अनायन बाय स्पीड ऑफ कटायन इज इक्वल टू फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड, क्योंकि अनायन नेगेटिव है और कैथोड भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव वाले ऊपर ऊपर और दोनों पॉजिटिव वाले नीचे नीचे। जितनी पॉजिटिव आयन की स्पीड होगी उतना वो दूर भागेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, यानी कि फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड पॉजिटिव एनोड होने लग जाएगा। इसी को ध्यान रखना है। उसी के अलग अलग फॉर्म्स नीचे दिए गए हैं, वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, ऑल्टरनेट फॉर्म्स है उसी फॉर्मूले के। इस मेथड में हम ट्रांसपोर्ट नंबर ही निकालने वाले हैं, बट एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे। तो यहाँ पे हिटॉर्फ एपरेटस में क्या क्या होता है, जो सेक्शंस है डायग्राम पे, वो ध्यान रखना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस है तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि हिटॉर्फ मेथड में या एपरेटस में क्या क्या चीजें थी या क्या कंपोनेंट्स थे उसमें, गैल्वेनोमीटर था या नहीं, एमीटर था या नहीं। तो एक बेसिक डिजाइन यहाँ देख लेना है। बीच में एक यू ट्यूब दिया हुआ है, 2 राउंड फ्लास्क इधर लगे हुए हैं, कनेक्टर्स सभी में है, इलेक्ट्रोड और वायर के थ्रू कनेक्टेड है। एक ये रेजिस्टेंस है, एमीटर है करंट मेजर करने के लिए, यहाँ बैटरी लगी हुई है। क्योंकि हम ये पूरा पार्ट जो है ट्रांसपोर्ट नंबर और फॉल इन कंसंट्रेशन, फैराडेज लॉ, ये सभी इलेक्ट्रोलिसिस के अंडर में पड़ रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस यानी जहाँ करंट पास करके केमिकल एनर्जी लाई जाती है, वो वाला केस। तो इसीलिए आपके डायग्राम में यहाँ पे बैटरी लगी दिखेगी। बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर कनेक्टेड है और बैटरी का नेगेटिव यहाँ पे वोल्ट मीटर में कनेक्टेड है। ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है और ये मेन जो है बीच में, ये ट्रांसपोर्ट नंबर एपरेटस है। फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों का ऐड किए तो आंसर आता है 1। एडिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ बोथ कैटायन एंड एनायन इज ऑलवेज यूनिटी। ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने का एक तो ये एवरेज मेथड के फॉर्मूले देखे थे हमने, कि स्पीड्स का एवरेज निकाल के ट्रांसपोर्ट नंबर निकाला जा सकता है। टी प्लस यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कटायन बाय सम ऑफ स्पीड ऑफ कटायन एंड एनायन। ये एवरेज निकाल के वाला मेथड था कि स्पीड के एवरेज से ट्रांसपोर्ट नंबर पता कर लो। दूसरा तरीका यहाँ पे हिटॉर्फ मेथड में दिया है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन टी प्लस इज इक्वल टू number of gram equivalent lost from anodic compartment by number of gram equivalent lost from both the compartment। तो इसका भी मतलब वही है कि पहले वो बता रहे कि एनोडिक से कितने कम हुए। ऑब्वियसली एनोडिक, एनोड पॉजिटिव है तो एनोडिक से कौन से आयन कम होते हैं, पॉजिटिव वाले, मतलब कटायन। और कटायन कितने कम हुए वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी स्पीड पे। तो अल्टीमेटली वो यही बोल रहे हैं, यू प्लस ही आएगा ऊपर, बट अलग फॉर्म में दिया है, और नीचे बोथ बोला है, यानी कि यू प्लस और यू माइनस। तो यही चीज आ रही है फिर से, बट टर्म्स ध्यान रखना है, इसको भी वैसे ही ध्यान में रखना है। डायग्राम के कंपोनेंट्स, फिर उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट सेकेंड मेथड थी मूविंग बाउंड्री मेथड। मूविंग बाउंड्री मेथड में यहाँ पर अगेन जो असेंबली यूज की गई है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या उसमें था। तो इस केस में प्लैटिनम कैथोड है, कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो प्लैटिनम कैथोड है, कैडमियम एनोड है यानी कैडमियम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोलिसिस के केस में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना है। जब हम बैटरीज पढ़ते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है, बैटरीज में एनोड नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे पहचानोगे, जिस डायग्राम में बैटरी लगी होती है इस तरह से, वो इलेक्ट्रोलिसिस का ही होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में पॉजिटिव वाला एनोड होगा, यहाँ पे कैडमियम एनोड है पॉजिटिव और प्लैटिनम कैथोड है नेगेटिव। दोनों के बीच में HCl की एक लेयर है जो मूव होती है, इसलिए इसको कहा गया है मूविंग बाउंड्री मेथड, क्योंकि ये HCl की लेयर मूव करेगी जिसे हम मेजर करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशंस है, BX सॉल्यूशन इनिशियल बाउंड्री, बाउंड्री दिखाई है, मतलब ये बाउंड्री ऊपर नीचे मूव होती है इसलिए इनिशियल बाउंड्री एंड फाइनल बाउंड्री दिख रही है। तो इस तरह से असेंबली है। असेंबली और कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सोल्यूशन थे वो सब।
यहाँ पर मूविंग बाउंड्री एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर इस तरह से एक समझाकर भी दिया है कि कैसे निकलता है। तो डायग्राम बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, आप चाहे तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन पार्ट पढ़ सकते हैं, फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला निकलने तक, और फाइनल फॉर्मूला के टर्म्स वो देख लेने हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ लिया अभी हमने कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एनायन कैसे निकाला जाता है। अब देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट नंबर किन किन चीजों से अफेक्ट होता है। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या था, ये था कि जो कौन से आयन कितनी स्पीड से भाग रहा है अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास, उसे ट्रांसपोर्ट नंबर कहा गया था। अब ट्रांसपोर्ट नंबर किस केस में कम हो जाएगा, किस केस में बढ़ जाएगा, ये फैक्टर्स आगे दिए हैं, थ्योरेटिकल एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया कि जब टेम्परेचर राइज होता है, द राइज इन टेम्परेचर इज द मेन फैक्टर दैट अफेक्ट ट्रांसपोर्ट नंबर। With the rise in temperature, the transport number of cation and anion come closer to 0.5. Most important, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ट्रांसपोर्ट नंबर जो है ये हाफ हो जाता है, मतलब कि इक्वल हो जाता है। T प्लस भी 0.5 और T माइनस भी 0.5, दोनों 0.5 है, मतलब दोनों का सम क्या हो गया 1। और अभी हमने पढ़ा था बाय फॉर्मूला कि T प्लस और T माइनस का सम जो है वो हमेशा 1 होता है। इसलिए अगर आपको बताया कि T प्लस की वैल्यू है 0.4, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि T माइनस की वैल्यू होगी 0.6, क्योंकि 0.4 और 0.6 कितना हो गया 1 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने बोला कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो T प्लस और T माइनस दोनों भी 0.5 हो जाते हैं। सेकेंड फैक्टर है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है कि आयंस का मूव होने की कैपेसिटी इज आयनिक मोबिलिटी। तो ट्रांसपोर्ट नंबर डिपेंड्स अपॉन द आयनिक मोबिलिटी और माइग्रेशन ऑफ कैटायन एंड आयन। फॉर एग्जांपल किसी सॉल्यूशन में जैसे सोडियम क्लोराइड में half of the current is carried by positively charged sodium and half of the current is carried by negatively charged chloride, because the chloride has higher mobility than sodium cations। तो यहाँ पे साइज की वजह से फर्क होता है। क्लोरीन छोटा है और सोडियम पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट में है, इसलिए बहुत बड़ा है साइज में। तो जैसे मैंने बताया था छोटू और मोटू दोनों दौड़ेंगे तो छोटू पहले पहुंच जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे क्लोरीन पहले रश कर लेता है। क्लोरीन की आयनिक मोबिलिटी अच्छी है बिकॉज ऑफ छोटा साइज, और सोडियम की आयनिक मोबिलिटी स्लो है बिकॉज ऑफ बड़ा साइज। थर्ड और लास्ट फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड आयन ये भी ट्रांसपोर्ट नंबर को अफेक्ट करता है। लास्ट में दिया है ट्रांसपोर्ट नंबर और आयनिक कंडक्टेंस का रिलेशन। तो बिकॉज हमें डेरिवेशंस लिखने नहीं है तो वी विल डायरेक्टली जंप टू दी फाइनल इक्वेशन, जो कि है ये यहाँ पे बताया है कि ionic conductance of an ion is equal to transport number of that ion into equivalent conductance of infinite dilution of strong electrolyte containing that ion। ये लास्ट की ये वाले दो लाइन यहाँ पे डेफिनेशन दिया आयनिक कंडक्टेंस का, तो दीज टू लाइंस आर इम्पोर्टेंट। और इन दो लाइंस में जो लिखा हुआ है उसी का एक एग्जांपल भी नीचे बताया है सॉल्व करके उन्होंने। और फॉर्मूला सिंबॉलिकली फॉर्मूला ये है जो ऊपर लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है लैम्बडा ए मतलब अनायन का आयनिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू T माइनस यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन इनटू लैम्बडा इंफिनिटी मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी को सेंटेंस में यहाँ लिखा है कि आयनिक कंडक्टेंस ऑफ आयन अनायन इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दैट आयन यानी T माइनस एक अनायन के लिए इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग दैट आयन, जो कि लैम्बडा इंफिनिटी है। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर आयनिक कंडक्टेंस लैम्बडा ए यहाँ पे अनायन के लिए। अगर ये कैटायन के लिए होता तो ये होता लैम्बडा सी इक्वल टू T प्लस इंटू लैम्बडा इंफिनिटी। फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 के बारे में कुछ एक छोटा रिकैप, और क्या क्या ध्यान में रखना है वो चीजें। सिमिलरली इसके बाद बैक टू बैक एक और होगा रिकैप वीडियो, रिवीजन वीडियो, जहाँ पे ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। ग्रीन केमिस्ट्री बीइंग अ न्यूअर टॉपिक, इसके बारे में आपने पहले कभी पढ़ा भी नहीं होगा, ये रिसेंट ईयर्स में ही सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड दीज ऑल
क्लाइमेटिक चेंजेस, तो उसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।